देखिए आज हम लोग फिर से आज शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स को। जैसा पहले भी आप लोग चर्चा कर चुके हैं, जो करंट अफेयर्स अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं, इस करंट अफेयर्स का उद्देश्य हम लोग का ही होगा कि जो भी एग्जामिनेशन आपको देने पड़े इस साल में 2024 में, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देने पड़े, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। ठीक है, प्रयास यही होगा कि आप करंट अफेयर्स के साथ साथ जो सामान्य विषय होता है, मान लीजिए कोई ज्योग्राफी से संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित या पॉलिटिक्स से संबंधित, उनको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो भी टॉपिक आएगा उसको साथ में समझेंगे। ठीक है, एक एक लाइन करंट अफेयर्स पढ़ने के स्थान पे एक कंसेप्ट के साथ ही करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसका एक लाभ आपको ये मिलेगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स के एग्जाम में जाएंगे या जब भी इसका मुख्य परीक्षा के लिए या किसी दूसरे पर्पज से जब इसको देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में पहले से रहेंगी। ठीक ना, देखिए सामान्य रूप से जब भी हम लोग करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, इसको कोई भी स्टूडेंट थोड़ा हल्के में लेते हैं और अंतिम समय में वो क्या प्रयास करता है कि मैगजीन से 4-5 महीने के मैगजीन लेके उससे एक एक लाइन पढ़ने का प्रयास करता है। इससे दो नुकसान होता है, एक तो पीटी वाले एग्जाम में भी आप करंट अफेयर्स सब कवर नहीं कर पाते, दूसरा मुख्य परीक्षा में आपका बिल्कुल काम नहीं आता। जब आप मुख्य परीक्षा के लिए जाते हैं तो इस तरह की पढ़ाई आपकी काम नहीं आती। लेकिन मेरा प्रयास आपके साथ ये होगा कि करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ हम लोग समझेंगे, उसकी अवधारणा को साथ में समझने का प्रयास करेंगे, उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई कंसेप्ट अवधारणा रहेगा उसको समझेंगे। ठीक है, ताकि मुख्य परीक्षा में भी आपका इतना ही काम आ जाए। प्रयास यही रहना चाहिए कि करंट अफेयर्स की तैयारी इस तरीके से करें कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में करंट अफेयर्स में आपके 100% प्रश्न सही हो पाए। ठीक है, जिसके लिए आपको कोई समस्या आपके पास नहीं रहे। ठीक है, चलिए, आप सबको पता है करंट अफेयर्स को हम लोग 10 यूनिट में बांट कर देख रहे हैं, पहले भी आप लोग देख चुके हैं। ठीक ना, बिहार पे पिछले क्लास में भी थे हम लोग, बिहार पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिहार में जो भी एग्जामिनेशन होंगे, बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक ना, हम लोग बिहार को ही देखेंगे। देखिए बिहार में हम लोग एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो बीटीआर के नाम से जो आप लोग जानते हैं हम लोग हैं, क्या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है। ठीक है, ये सामान्य सभी क्वेश्चन आता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार में है। ये टाइगर रिजर्व 1990 में घोषित हुआ था। कब घोषित हुआ ये? 1990 में घोषित हुआ था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी चर्चा में ये था, पेपर में इसलिए चल रहा था ये कि इस टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में जो गोर पशु है, गोर जो पशु हमारा है, ठीक है, इसको कुछ लोग जंगली भैंसा बोलते हैं, गोर के नाम से जानेंगे। इसको जो लोग कुछ पालते हैं तो आप जो मिथुन के नाम से अगर कोई जानवर देखते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर में फोटो या वो जगह आप देखते होंगे मिथुन के नाम से, ये इसी का नाम है। ठीक ना, गोर का ही। तो गोर के जो संख्या है वो इस वीटीआर में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बहुत बड़ी है। पहले 5 तक सीमित हो गए थे, वर्तमान में जो गणना हुआ 200 गोर का संख्या निकल गया। यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 200 गोर हो गए। देखिए गौर संरक्षण के लिए, गौर की संख्या जो वृद्धि हो रही है, इस गौर संरक्षण के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 2020 में भी, ठीक है, गौर संरक्षण के लिए 2020 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, एक अवार्ड है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, ये पहले भी इसको मिल चुका है गौर संरक्षण के लिए 2020 में। उस समय 150 संख्या थी गौरों के यहाँ पे 2020 में, अभी बढ़ गई है 200 हो गई है। ठीक है, अगर गौ पशु के बारे में आप कुछ जानते होंगे तो ठीक है, हम एक लाइन चर्चा करें। ये गोवंशीय प्रजाति के पशु है। ठीक है, जो जंगली पशुओं में, मवेशी में आप मान के चले कि मांस उत्पादन के दृष्टिकोण से ये सबसे वजनी पशु है। एक बैट्स जो गोर होता है उसका वजन 500 केजी से 1000 केजी तक हो सकता है। ठीक है, तो जो जंगली जानवर है, वैसे जानवर जो विशेषकर जो मांसाहारी जानवर है, जैसे आपका बाघ हो गया, ठीक है, वो क्या है, मांस पर निर्भर करता है। तो गोर जैसा पशु को माना जाता है, अगर ये जिस जंगल में उपलब्ध हो वहां बाघ संरक्षण भी आसान हो जाता है। अब समझ रहे हैं, उनको भी एक भोजन बन जाता है। एक गोर को माना जाता है कि एक गोर अगर होगा तो लगभग 15 दिन तक बाघ का खाने का काम चल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही गोर की संख्या बढ़ी है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण का केंद्र है, बाघ की संख्या ये बढ़ी है और यहाँ पे भी
54 बाघ हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। यहाँ बाघों की संख्या 54 है, गौर की संख्या 200 है। आप प्रश्न के रूप में जानिए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारा बिहार का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जहाँ 54 की संख्या है। और गौर संरक्षण के लिए इसको 2020 में इंडिया बायोडाइवर्सिटी का अवार्ड भी मिल चुका है इस टाइगर रिजर्व को, ठीक है, जहाँ वर्तमान में लगभग 200 की संख्या में गौर पशु है। क्लियर है? इसी में चलते हैं, जैसे आपसे कहा ना करंट की बात हो गई, इसी में हम लोग दूसरा चीज जानना चाहिए, ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए आपके, क्या ये आ जाना चाहिए कि टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर जो मेरा है, टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ में एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो अभियान है मेरा, वो 1973 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 1972 में एक आया था वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972, और 1973 हम लोगों ने क्या शुरू किया, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था। ठीक है, टाइगर रिजर्व बनाना शुरू किया। आप देख रहे हैं कि 1990 में हम लोगों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बनाया है। वर्तमान में 50 का टाइगर रिजर्व है। जब शुरू किए थे प्रोजेक्ट तो 9 थे उस समय हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ सुनो, आगे बढ़े। देखिए कुछ चीजों को आगे पीछे आप पढ़ेंगे तो वो आपके अभिरुचि में भी बना रहेगा, और पढ़ने में भी आपकी अभिरुचि बनी रहेगी। ठीक है, और ध्यान भी रहेगा। और एक एक लाइन का जब पढ़ते हैं ना तो अभिरुचि भी नहीं बन पाता, चीजों को याद रखना मुश्किल होता है। जब 2-4 लाइन आप कहानी के तौर से जानते हैं तो खुद ब खुद आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है उसको याद रख पाना भी। देखिए अगला मेरा है, न्यूज़पेपर में ये भी आप देख रहे होंगे, सब आपके न्यूज़पेपर से आपको बता रहे हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक आयोजित हुई पटना में। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई पटना में, जिसमें हमारे गृह मंत्री भाग लिया करके, गृह मंत्री अमित शाह, अन्य गृह मंत्री ने इसमें भाग लिया। ये 4 राज्यों का समिट होता है। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य शामिल है, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो गृह मंत्री इसमें शामिल हुए। ठीक है, और जो राज्य होंगे, कौन कौन 4 राज्य इसमें, इसको भी याद रखना अगर चाहेंगे तो बड़ा आसान तरीका है। आप सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल शामिल हुआ, बिहार शामिल हुआ, उड़ीसा शामिल हुआ, और झारखंड शामिल हुआ, है ना। ठीक है, ये 4 राज्य शामिल हुए। अब अगर थोड़ा बैक जाएंगे, इसलिए हमने कहा कि याद रखना आसान आपके लिए होगा कि पहले क्या राज था, अंग्रेज समय में लौटेंगे तो बंगाल एक राज था बस। ठीक है, जब बंगाल की दीवानी मिली थी अंग्रेजों को, तो उसका मतलब ही था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ठीक है, बंगाल से हम लोग 1912 में अलग हुए, बिहार, फिर 1936 में अलग हो गया उड़ीसा, फिर आपको पता होगा झारखंड बिहार से अलग हो गए। तो क्या था, बेसिक स्टेट बंगाली था। ठीक ना, वहीं से हम लोग अलग अलग हुए, बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया था बिहार को, वहां से फिर अलग अलग हुए, 4 राज्य बने। तो इसी 4 राज्यों की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के में पटना में आयोजित हुआ। ठीक है, ये 4 राज्य पूछा जा सकता है आपसे। अब इसमें एक सामान्य सा बात है, कुछ बातें हम लोग चर्चा करेंगे अभी यहाँ पे। बिहार ने अपना क्या बात रखा, क्या पक्ष रखा। तो हम पिछले क्लास में भी आपसे चर्चा किए थे कि बिहार सरकार ने जातीय सर्वे के बाद आरक्षण की दायरा को बढ़ा के 75% कर दिया है। ठीक है, 75% जो आरक्षण का दायरा है, वो कोर्ट में जब मामला चलेगा, न्यायालय में जब मामला आएगा चलेगा, तब उसको वैध ठहराने के लिए बिहार सरकार के पास एक विकल्प है कि इस 75% आरक्षण की व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। और संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। क्लियर है? तो इस बैठक का एक प्रमुख मांग रहा बिहार की तरफ से गृह मंत्री के पास कि जो 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा की गई है, उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। क्लियर है? पहला डिमांड हम लोग का ये था, बिहार का अपना पक्ष था। इसी तरह जो दूसरे बिंदु पहले से चलते रहे हैं, जैसे विशेष राज्य की मांग, आपको पता है बिहार बहुत पिछले कई वर्षों से बिहार में हो रही है। फिर से एक मांग रखा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। फिर एक मांग रखी गई कि जो गरीबी बिहार में है उसको दूर करने के लिए आर्थिक सहायता केंद्र करे, और 2.5 लाख करोड़ की राशि की मांग रखी गई है।
इस बैठक में रखी गई कि 2.5 लाख करोड़ की राशि बिहार को उपलब्ध कराई जाए ताकि बिहार अपने राज्य से गरीबी को दूर कर सके। ये मुख्य मांगे थी, ठीक है। हालांकि टोटल लगभग 21 एजेंडे पे इस पे बातचीत हुई, ठीक है, 21 एजेंडे पे चर्चा हुई और बिहार की तरफ से जो मुख्य मांगे हैं मैंने आपके पास रखा है। देखिए, हम अभी भी आपसे चर्चा कर रहे थे कि हम लोग इसको समझते चलते हैं, इसलिए कि आगे भी मुख्य परीक्षा भी होगा और दूसरे भी इशू होंगे जब करंट अफेयर्स के, वहां भी आपके काम आने हैं, ठीक ना। आप खुद समझ रहे हैं कि केंद्र राज्य संबंध जैसे प्रश्न पर अभी बात आई ना कि नॉमिनी सूची में डालने के लिए केंद्र सरकार के पास राइट है, आप वहां डिमांड रख रहे हैं, देख रहे हैं आप, हैं के लिए आप डिमांड रख रहे हैं, राशि के लिए आप डिमांड रख रहे हैं। तो किस तरह केंद्र राज्य संबंध की जो चीजें हैं मुख्य परीक्षा में जो हमेशा पूछे जाने वाले एक प्रश्न है पॉलिटी में, उसके लिए भी एक आधार का काम ये करेगा। ये जानकारी जो अभी आप दिमाग में सहेज रहे हैं, ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, ठीक ना, इस सब का भी यूज हम लोग वहां पे कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ध्यान से देखने का प्रयास किए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे। इसके बाद आप देखेंगे पेपर में इसको अपने दूसरा बिहार में चर्चित रहा, अभी पटना में ही एक समिट बुलाया गया था, बिहार बिजनेस कनेक्ट, बिहार बिजनेस कनेक्ट के नाम से, बिहार बिजनेस कनेक्ट के नाम से एक समिट हुआ यहाँ पे, ठीक ना। इसी में ग्लोबल जो है इन्वेस्टर समिट के नाम इसको दिया जा रहा है, या बिहार बिजनेस कनेक्ट के नाम से कब आयोजित किया गया, ये तो 13 से 14 दिसंबर, इसका आप डेट याद रखेंगे। ये बिहार बिजनेस कनेक्ट कब आयोजित हुआ, इसकी तिथि पूछी जा सकती है। ये बिहार में पटना में 13 से 14 दिसंबर को ये 2 दिन का समिट था, आयोजित किया गया, ठीक है। तो पीटी के ख्याल से फिर पहला प्रश्न हो गया कि 13-14 दिसंबर को आयोजित किया गया, ठीक। आगे बढ़ेंगे इसमें। इसमें हुआ क्या, 2 दिन के समिट के बाद लगभग 302 कंपनियों ने क्या निष्कर्ष निकल गया, 302 कंपनियों ने बिहार सरकार के साथ एक समझौता पत्र पर साइन किया है यहाँ पे निवेश के लिए, ठीक है। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और निवेश पे सहमति जताई गई है। अब इसमें जितना निवेश आ जाए, लेकिन अभी जो समझौता हुआ है उसके अनुसार से हम लोग देख रहे हैं कि 302 कंपनियों ने सहमति जताई, और जो सहमति जताई उसमें 50,530 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव है। इन 302 कंपनियों के द्वारा 50,530 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव आया, ठीक ना। फिर से आपको रिपीट करें, अभी प्रस्ताव आया है ना, समझौता जो हुआ बिहार सरकार का, ठीक है। दूसरी तथ्य फिर यहीं पे देखेंगे हम लोग, इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी आई है निवेश करने के लिए आई, वो अडानी समूह है, ठीक है। अडानी समूह का प्रस्ताव सबसे बड़ा है, ठीक है। अडानी समूह ने सर्वाधिक निवेश 8700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। पहला चीज जाने हम लोग, अडानी समूह का सबसे बड़ा प्रस्ताव है 8700 करोड़ का। फिर दूसरा चीज हम लोग जान सकते हैं कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्ताव आए, तो विनिर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक पूंजी निवेश का प्रस्ताव कहाँ आया, फिर आप ध्यान रखिएगा, विनिर्माण के क्षेत्र में आया, ठीक है। सर्वाधिक पूंजी निवेश का प्रस्ताव अगर आपसे जानना चाहेगा, ठीक है, कि जो बिजनेस कनेक्ट आयोजित किए गए, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आयोजित किए गए, उसमें सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव किस क्षेत्र के लिए आए, एकदम पीटी का प्रश्न है, कहाँ है, विनिर्माण के क्षेत्र के लिए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में 31,394 करोड़ रुपया का प्रस्ताव आया, ठीक है। 31,394 करोड़ रुपया का प्रस्ताव आया कुल 99 कंपनियों के द्वारा। देखिए, आपको दिमाग में लग रहा होगा कि पीटी में अगर ऐसा लगता है अगर आपको कि इतना इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा या नहीं याद रख पाएंगे, ऐसा नहीं, आप उसको देखने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। हम आपसे बार बार चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ ये पीटी के पर्पज से नहीं होता। अगर आप बीपीएससी में जा रहे हैं, दूसरे एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, जुडिशरी तक हैं, तब तो चल गया आपका काम। लेकिन अगर बीपीएससी सोचेंगे तो जैसे आप मुख्य परीक्षा में आएंगे तो बिहार सरकार का उद्योग के विकास के लिए प्रयास, एक प्रश्न है, आप देखेंगे हमेशा पूछता है, या उद्योग से रिलेटेड दूसरा भी क्वेश्चन पूछेगा, निवेश के लिए प्रस्ताव या बिहार के विकास में क्या क्या बिहार सरकार के कदम उठाए जा रहे हैं, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, वहां भी आपके पास ये उत्तर है ना कि बिजनेस कनेक्ट आयोजित किए गए,
पूरा एक पॉइंट ही आपका ये है। ये मुख्य परीक्षा का जीएस भी आप देख रहे हैं साथ में, ठीक है। आप वहां भी देख रहे हैं, तभी तो आप लिख पाएंगे कि ऐसे आयोजन किए गए जिसमें इतनी कंपनियों ने इतने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। सबसे अधिक प्रस्ताव कहाँ है? निर्माण क्षेत्र में आए, लगभग 99 कंपनियां अभी रुचि दिखला रही है। 31,394 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव आया, ठीक है। सबसे बड़ा समूह था अडानी समूह। ये पीटी का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ है? वो मुख्य परीक्षा में भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। इस हिसाब से फिर से हम कह रहे हैं कि जो हम लोग देखेंगे, जहां जहां इन्फॉर्मेशन डिटेल समझना है, कंसेप्ट उसके साथ चलेंगे। जहां एक लाइन का इन्फॉर्मेशन को लिखना है केवल पीटी के लिए, उसको लिख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्षेत्र देखिए, पहला क्या आ गया? विनिर्माण। दूसरा कहाँ आ गया? दूसरा क्षेत्र हुआ खाद्य प्रसंस्करण। जो दूसरा क्षेत्र है मेरा, वो कहाँ आया? निवेश के सर्वाधिक प्रस्ताव दूसरे जो आए हैं उनको खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्राप्त हुए, जिसमें 124 कंपनियों ने रुचि दिखलाई। अगर कंपनी की संख्या से आप देखेंगे, ठीक है, सर्वाधिक कम जो कंपनियां हैं किस क्षेत्र में अभिरुचि दिखलाई बिहार में, वो है मेरा खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र, ठीक है। 124 कंपनी ने अभिरुचि दिखलाई। विनिर्माण के क्षेत्र में आपसे बता रहे हैं 99 कंपनी ने अभिरुचि दिखलाई, ठीक है। जब राशि में बात करेंगे तो विनिर्माण में ज्यादा राशि का प्रस्ताव है खाद्य प्रसंस्करण की तुलना में। खाद्य प्रसंस्करण मेरा दूसरे नंबर पे रहा, ठीक है। यहाँ पे 14,564 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 14,564 करोड़ का प्रस्ताव कहाँ है? खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। देखिए, इससे आपको दो चीजें समझ में आ रही हैं, इक्विटी इफेक्ट, दूसरा समझ में क्या आ रहा है? उद्योग की जो संभावना हमारी देखेंगे, बिहार में उद्योग के विकास की क्या संभावना है, मुख्य परीक्षा का प्रश्न आपको तुरंत दिखा रहे, पहला विनिर्माण के क्षेत्र में अपार संभावना है, दिख रहा है ना उत्तर में। दूसरा कहाँ दिख रहा है? खाद्य प्रसंस्करण में दिख रहा है। ये दो बातें भी यहाँ से निकाल सकते हैं हमें। दिख रहा होगा संभावना, तभी कंपनियां इतना निवेश का प्रस्ताव रख रही है, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग मुख्य परीक्षा के वाले सेक्शन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, लेकिन आप खुद से भी विचार करेंगे या जो इस तरह का मटेरियल्स मिलता है आप अंडरलाइन करेंगे या लिखेंगे अलग से, समझेंगे कि हाँ ये भी एक आपको आधार मिल रहा है, ठीक ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 दिन का मेरा सबमिट यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है। और इस सबमिट में कुल 50,530 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सामने आया, ठीक है। चलिए अगले दूसरे बिंदु पे आएंगे। अब देखिए, एक हमारे यहाँ इसकी बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली, ठीक ना। एक जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार ने शुरू किया था, जल जीवन हरियाली, ठीक ना। ये आप सुन रखे होंगे, बहुत बार सभी ने सुना होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो नहीं सुन रखा होगा। इसका जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है क्या है? जल जीवन हरियाली अभियान कब से शुरू हुआ? बेसिक प्रश्न तो ही हो गया, बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान कब से प्रारंभ किए, ठीक है। तो 2019, पहला चीज जान गया। अब दूसरा फिर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्यों करंट में आके इसको, ठीक है। देखिए करंट में आके पढ़ रहे हैं हम लोग इसलिए, देखिए 2 चीज के लिए पढ़ रहे हैं। जल जीवन हरियाली के तहत अभी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, पहले से भी घोषणा चल रहा, फिर से घोषणा आया कि हम लोग 2025 तक 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हम लोग क्या करेंगे, 2025 तक हर खेत को सिंचाई का पानी देने का लक्ष्य है, ठीक है। तो 7 निश्चय पार्ट 2 आपको पता है, पहले फेज में पार्ट 1 था 7 निश्चय का, अभी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी, एकदम पीटी का क्वेश्चन है ये कि हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य क्या रखा है बिहार सरकार ने, 2025, ठीक ना, कि 2025 तक हम लोग हर खेत को पानी पहुंचा दें, ठीक है। दूसरा आगे बढ़ेंगे इसी पे, इसी जल जीवन हरियाली के तहत ही बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना रही गंगा जल आपूर्ति की। क्या योजना रही इसकी? गंगा जल आपूर्ति की योजना रही, ठीक ना। देखिए गंगा जल आपूर्ति की योजना 2 फेज में, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में बिहार सरकार ने क्या किया, राजगीर, बोधगया और गया में गंगा जल आपूर्ति पहला चरण, इसके तहत क्या किया गया है, राजगीर को, बोधगया और गया, ये 3 जगह, 3 स्थानों पे राजगीर में, बोधगया में और गया में गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। गंगा नदी का पानी
यहाँ से ले गया जाया गया है, जहाँ पे सुरक्षित भंडारण किया गया है और वहां से फिर पानी का सप्लाई किया जा रहा है। इसके सेकेंड फेज में अभी वर्तमान में नवादा में यह योजना शुरू की गई। योजना मतलब जलापूर्ति शुरू की गई। नवादा शहर के घरों में गंगा जल की आपूर्ति शुरू की गई है। ठीक है, अब सबको पता है गंगा का जो अतिरिक्त पानी है, बाढ़ के दिनों का पानी, बरसात के दिनों का पानी, उसको ले जाकर रिस्टोर करके हम लोग शुद्ध करके पानी सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है जलापूर्ति योजना भी। दूसरा, मुख्य परीक्षा के लिए कहाँ का महत्वपूर्ण होगा? देखिए, करंट हम पढ़ा रहे हैं आपके साथ, आप जब विषयों को समझेंगे तो आप खुद ब खुद आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ मेरा करंट अफेयर्स में काम आ जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपके बाढ़ की समस्या, पानी की समस्या, दोनों जगह आएगा ये। ठीक है, नदी का जो एक्स्ट्रा पानी है, सरप्लस पानी है, उसका यूज करने का, उसका इस्तेमाल करने का बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, सफल अभी तक है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य बिहार सरकार का कि अतिरिक्त पानी को ले जाकर के वैसे क्षेत्र में जहाँ पानी की किल्लत है, गया में अगर आपको पता होगा कि पानी की किल्लत है, वाटर लेवल वहाँ बहुत नीचे रहता है, वहाँ की फल्गु नदी के बारे में भी आपको पता होगा, जहाँ की पिंडदान के समय आते हैं, अगर जो भी वहाँ पे लोग आते हैं पिंडदान के लिए, उनको फल्गु नदी में पानी भी नहीं मिल पाता था, वहीं पे ले जाकर के रबर डैम बना करके उससे पानी भी नदी में भी छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो कितनी महत्वपूर्ण योजना आप समझ लिए, अतिरिक्त पानी को जहाँ जरूरत है वहां ले जाकर के बिहार सरकार इसको पूरा करने में सफल रही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए आपसे कहाँ काम आना है। ठीक है, और सिर्फ मुख्य परीक्षा नहीं, अगर मुख्य परीक्षा में सफल हो गए और इंटरव्यू तक पहुंचे तो ये कंसेप्ट आपको वहां भी काम आना है। सबको विस्तार से मुख्य परीक्षा वाले सेशन में हम लोग समझेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में भी इसकी तरह से ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसका बाद अगली जो बात है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन एकदम पिटी फैक्ट है, सिंपल से उसको लिख लीजिए। बिहार में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है, मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, का पद खाली चल रहा था बहुत दिनों से, तो त्रिपुरारी शरण को बनाया गया। ये हमारे रिटायर्ड एजेस हैं, त्रिपुरारी शरण। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं बिहार के पूर्व। ठीक है, इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। सिंपल लिखा है, पीटी का क्वेश्चन हो गया। मुख्य सूचना आयुक्त बिहार के कौन है? तो त्रिपुरारी शरण को बनाया गया। इसको भी हम लोग देखें, सोलर बिजली। ठीक ना, ये सोलर बिजली परियोजना पे क्या जाना है? देखिए, 185 मेगावाट 185 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन हेतु कजरा, कजरा जगह का नाम है, यह है कजरा लखीसराय। कहाँ है ये? कजरा, कजरा लखीसराय में। ठीक है, बिहार का जो स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है, इसने 185 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन के लिए टेंडर जारी किया है। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। कहां पर? कजरा में। कजरा कहाँ है? लखीसराय कजरा में। ठीक है, सोलर बिजली परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो है उसने टेंडर किया है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो रही है? ये सोलर बिजली है, क्या क्षमता है? 185 मेगावाट क्षमता होगी। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें है कि देश में सोलर बिजली का सबसे बड़ा भंडारण क्षमता वाला यूनिट होगा। क्या होगा ये यूनिट? कजरा लखीसराय भारत का सबसे बड़ा सोलर बिजली का भंडारण क्षमता वाला प्लांट होगा ये। ठीक है, जो भंडारण क्षमता सबसे अधिक सोलर एनर्जी के मामले में कजरा लखीसराय की ही होगी, इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको पेटी फैक्ट्स में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए भंडारण एनर्जी सब समझ रहे हैं, 185 मेगावाट क्या करेगा ये? सोलर एनर्जी है। कब बिजली देता है सोलर एनर्जी? दिन में देगा। ठीक ना, अगर सोलर एनर्जी से हमको रात में बिजली चाहिए तो क्या करना पड़ता है? देता है सोलर एनर्जी बिजली रात में भी। कैसे देता है आप सबको पता होगा, ये बैटरी में ऊर्जा का भंडार करते हैं हम लोग हैं, और उस बैटरी के माध्यम से आप रात में सोलर एनर्जी से बिजली का लाभ ले सकते हैं। तो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यहाँ लगेगा, इसी से बोला जा रहा है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली होगा
हमसे बोल रहे हैं ना आपसे कि सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा भंडारण क्षमता वाला ये प्लांट है, ठीक है। प्लांट बनेगा बैटरी जो ऊर्जा भंडारण प्रणाली के द्वारा इससे रात में भी, देर शाम बोलिए या रात में बोलिए, 45.4 मेगावाट बिजली सप्लाई होगा, ठीक है। इतनी बिजली इससे रात में भी सप्लाई हो सकेगी। सोलर प्लांट से हम लोग दिन में ही बिजली सप्लाई कर सकते हैं। उसकी क्षमता 185 मेगावाट होगी कचरा की। भंडारण जो करेंगे बैटरी में, उससे क्या होगा, उससे हम लोग रात में 45.40 मेगावाट बिजली सप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक, आप ये भी समझ गए। आप खुद से समझ रहे हैं कि अगर ध्यान रखिएगा, अगर आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न को देखेंगे, फिर से आपको मुख्य परीक्षा जीएस में ले जाते हैं, आप 69वीं के क्वेश्चन को भी अगर देखेंगे तब भी, या पीछे लगातार 10 साल के प्रश्न को देखेंगे तब भी आप पाएंगे कि अभी तक जितने चैप्टर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, वो सभी मुख्य परीक्षा में भी आ रहे हैं, ठीक है। इस बार भी था आपसे वैकल्पिक ऊर्जा होगा, ठीक है। भारत में सोलर एनर्जी की इस ऊर्जा की स्थिति होगी, ठीक है। सब जगह आपको लिखना है, वहां का भी एक पूरा महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ठीक ना। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब बिहार सरकार ने फिर एक घोषणा किया है कि इसके जो बाजार समितियां, ठीक है, बाजार समिति क्या होता है, कृषि जो उत्पाद है उसको बाजार समिति, बिहार सरकार की बाजार समितियां हैं यहाँ पे बिहार में, जहां से हम लोग कृषि उत्पाद की खरीद बिक्री होती है। तो इन बाजार समितियों को ई नाम से जुड़ेंगे, सभी बाजार समितियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तब ये सिंपल सा है क्वेश्चन की ई नाम आया आपके पास। ई नाम क्या है, ई नाम से जोड़ेंगे बाजार समिति। कृषि जितनी मंडियां हैं उसको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बाजार, क्या है ये, राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ठीक है। इससे जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार है क्या, एक ऑनलाइन वाणिज्यिक मंच है ये, ठीक है। यहाँ किसान क्या कर सकते हैं, इससे जुड़कर किसान देश के जो भी कृषि टेंडर होगा देश में, उस सब में अपना सीधा हिस्सा ले पाएंगे। इससे क्या होगा, किसानों को उनका उचित मूल्य या और अच्छा मूल्य उनके उत्पाद का मिल पाएगा। तो ये नाम क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ई नाम, वाणिज्यिक मंच है ऑनलाइन, जिससे सभी बाजार समितियों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, जोड़ा जाएगा बिहार में। क्लियर हो गया? आप ये नाम भी अभी जो हमसे पढ़े, ठीक है, आप खुद समझ गए होंगे। 2-3 बिंदु पे हम चर्चा कर चुके तो आप समझ गए होंगे। ई नाम का यूज मुख्य परीक्षा में आप कहाँ करेंगे। जैसे आपसे पूछेगा कृषि के विकास के लिए बताइए क्या सुझाव आपके पास है, एक सुझाव आपको दिख रहा है, या सरकार के प्रयास पूछेगा, वहां भी आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। बिहार सरकार ने सभी बाजार समितियों को इनाम से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया है, इनाम से जोड़ा जा रहा है, उसके क्या लाभ होंगे अभी हमसे चर्चा कर दिए, ठीक है, ठीक है। देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हैं और सुनेंगे इस हमारे क्लास को, सुने या बाद में आप फिर से यूट्यूब में चूंकि वीडियो जा रहा है आप वहां पे देखेंगे, फिर से सुनेंगे 1 से 2 बार अगर आराम से, तो बिल्कुल धीरे धीरे अवधारणा आपकी बनने लगेगी। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तब भी, पुराने स्टूडेंट हैं पहले से मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, आपकी जो सोचने की क्षमता है उसमें जरूर वृद्धि होगी। लेकिन नए स्टूडेंट है जल्दी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हैं हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से मुख्य परीक्षा में भी काम आता है, और कैसे आप करंट अभी पीटी के लिए केवल नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि मेन के लिए ही पढ़ रहे हैं। इस चीज को जैसे समझ जाइएगा ना, तो 5 से 6 महीने अगर हम लोग साथ में रह जाते हैं तो आप पीटी और मेन दोनों के करंट अफेयर्स के लिए मास्टर हो जाएंगे। ना ही केवल करंट अफेयर्स के लिए बल्कि बीपीएससी मेन के ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले पार्ट के लिए भी, उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के लिए भी, और उसके पॉलिटी वाले पार्ट के लिए भी हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल इसको पेशेंस से देखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला फिर है बिहार से ही हमारा, ये भी आप न्यूज पेपर में देखे होंगे, अभी हुआ हाल का यह पटना मैराथन, ठीक है, पटना मैराथन है ना। अभी बिल्कुल 17 दिसंबर को मैराथन का आयोजन किया गया पटना में। ये 17 दिसंबर का आयोजन हुआ पटना मैराथन, डेट हो गया 17 दिसंबर पटना मैराथन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या बन गया,
कि अभी पटना मैराथन का आयोजन किया गया, किस विषय पे? ये दौड़ है, मैराथन को पता है, शहर में लोग दौड़े होंगे। आप लोग मैराथन एक लंबा जो दौड़ होता है उसको हम लोग मैराथन रेस बोलते हैं। ये दौड़ का जो आयोजन हुआ, मैराथन का जो आयोजन हुआ, वो किस विषय पे, कोई थीम पे, कोई विषय पे आयोजन होता है। तो पहला प्रश्न आपके लिए विषय हो गया। देखिए, जैसे मैंने आपसे चर्चा किया, और अगर आपके पास उत्तर आपके दिमाग में जा रहा है, आप जान रहे हैं सब्जेक्ट को, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जान रहे हैं तो आगे से जब अपने पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जो मेरा मानना है कि इसमें सभी स्टूडेंट ने इसको जरूर न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पटना मैराथन का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग विषय पर चर्चा करेंगे। दो विषय थे इसके। पहला था नशा के खिलाफ दौड़ा पटना। ठीक है, क्या था पहला? नशा के खिलाफ दौड़ा पटना। अब पेपर में देखोगे इस तरह का, नशा के खिलाफ था ये मैराथन। ठीक है, दूसरा था क्या? दूसरा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दो थीम पे था ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक ना, ये दो विषय पे पटना मैराथन का आयोजन 17 दिसंबर को किया गया था। ठीक है, अब मैराथन हुआ, इसके विजेता निकल के सामने आए। इस मैराथन में कौन लोग सबसे आगे रहे रेस में, कौन विजेता हुए? तो मैराथन 22 किलोमीटर का था। पूरा जो मैराथन कितने का था? ये 22 किलोमीटर 42 किलोमीटर का था। सॉरी, यहाँ पे आप ध्यान देंगे 42 किलोमीटर का मैराथन था। ठीक है, इसका हाफ मैराथन, मैराथन जो दौड़ होता है ना, तीन कैटेगरी में लोग फिर देखते हैं इसको। एक हो गया पूरा मैराथन 42 किलोमीटर का, हाफ मैराथन तो स्पष्ट है क्या होगा, 21 किलोमीटर का हुआ हाफ मैराथन। और एक तीसरा हो गया 10 किलोमीटर का। ठीक है, तीन वर्ग में हम लोग इसमें इनाम दिए गए। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन वर्ग में चुना गया। पूरा जो मैराथन था वो 42 किलोमीटर का था। तो इसमें पुरुष वर्ग में, पुरुष और महिला फिर दोनों वर्ग में विजेता चुनेगी। ठीक है, तो पुरुष वर्ग में अनिल कुमार सिंह, पुरुष वर्ग में कौन हुए? अनिल कुमार सिंह है। 42 किलोमीटर वाले में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, महिला वर्ग में एक नंबर पे कौन है? अनिल कुमार सिंह पुरुष वर्ग में विजेता बने। महिला वर्ग में विजेता बनी सीमा देवी। कौन विजेता हुई यहाँ पे? सीमा देवी। ठीक है, 42 किलोमीटर में। अब 21 किलोमीटर में आएगा, तो 21 किलोमीटर में जो विजेता बने हैं उनका नाम था निकोलस चिपला घाट। निकोलस चिपला घाट। ठीक है, निकोलस चिपला घाट इनका नाम है। ठीक है, आप नाम से देख रहे होंगे, इंडिया का नाम नहीं दिख रहा है, ये केनिया के थे। ठीक है, ये जो मैराथन हुआ इसमें केनिया के भी कुछ धावक भाग लिए। ठीक है, और इथियोपिया के भाग लिए, दो देश के भी लोग थे। तो केनिया के जो निकोलस हैं ये 21 किलोमीटर वाले वर्ग में पहले स्थान पे रहे। 21 किलोमीटर में महिला में चंद्रकला शर्मा पहले स्थान पे रही। इसमें चंद्रकला शर्मा पहले स्थान पे रही 21 किलोमीटर के बारे में। ठीक है, इसी तरह हम लोग आएंगे 10 किलोमीटर वाले वर्ग में। तो 10 किलोमीटर वाले वर्ग में अभिषेक चौधरी, 10 किलोमीटर में अभिषेक चौधरी थे फर्स्ट स्थान पे। और महिला में कौन थी? तो महिला में लिली दास, महिला वाले में लिली दास, लिली। ठीक है, ये तीन विजेता रहे। पटना मैराथन जो 17 दिसंबर को आयोजित किया गया, जो दो विषय पर आधारित थे, नशा के खिलाफ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आगे जाना था हमको कि इसमें जो रेस था मेरे पटना मैराथन में 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर का आयोजन था। इसमें अनिल कुमार सिंह विजेता हुए। महिला वर्ग में सीमा देवी हुई। 21 किलोमीटर वाले में निकोलस किपला घाट विजेता हुए जो केनिया के हैं। चंद्रकला शर्मा विजेता हुई महिला वर्ग में। और 10 किलोमीटर कैटेगरी में अभिषेक चौधरी विजेता हुए और लीला दास विजेता हुई महिला वर्ग में। क्लियर है? ये था पटना मैराथन के विषय में। ठीक ना, चलिए, ये बिहार से संबंधित जो जानकारी थी लगभग देख लिए। एक अंतिम लास्ट है बिहार का, उसको देख ले। देखिए, एक भिखारी द किंग, किसका आयोजन हुआ? भिखारी द किंग का आयोजन किया गया। ठीक ना, क्या नाम है इसका? भिखारी द किंग।
ये भिखारी ठाकुर की 136वीं जयंती पर आयोजित किया गया। कब आयोजित हुआ भाई? तो भिखारी ठाकुर की 136वीं जयंती थी। इस पे जो आयोजन किए गए उसका नाम था भिखारी द किंग। ठीक है, देखिए भिखारी ठाकुर बीपीएससी पीटी में बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, और दूसरे एग्जाम में भी, मतलब एसएससी में भी है ये। बिहार के सभी एग्जाम में और सेंट्रल एसएससी में भी भिखारी ठाकुर से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो भिखारी ठाकुर का नाम अगर आप लोगों ने सुन रखा है तो किस चीज के लिए सुन रखा है, तो बता पाएंगे तो बताएंगे, आप लिख करके ये बताएंगे, हमको पता चलता है कम से कम इसमें इससे इतना कि हाँ कितनी चीज की जानकारी आपके पास है। हम अभी भी देख ले, बाद में भी देख ले, तो कोई चीज बताना है हमको तो हम कहाँ तक बताएं आपसे। ठीक है, खैर देखिए भिखारी ठाकुर का नाम विदेशिया के साथ जुटा हुआ है। ठीक है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि पूजा लिख रही है विदेशिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, विदेशिया के साथ जुटा हुआ है। इनका विदेशिया फेमस है, ये बहुत बार विदेशिया पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी पीटी का। ठीक है, विदेशिया क्या था? तो भिखारी एक लोक नाट्य शैली। विदेशिया क्या है? अब अगला कि विदेशिया है क्या, तो विदेशिया के जनक या विदेशिया को प्रसिद्ध करने वाले कौन है? तो भिखारी ठाकुर का नाम विदेशिया का प्राइज है। पूछेगा विदेशिया के हैं मुख्य कलाकार, तो भिखारी ठाकुर हो गए। ठीक है, विदेशिया क्या है? तो एक गीतात्मक नाट्य शैली। ठीक ना, क्या ये नाट्य शैली है, लेकिन कैसा? गीतात्मक। इस नाटक में क्या होता है? नाट्य शैली, लोक नाट्य की शैली है, लेकिन कैसी है भाई? तो गीतात्मक है, मतलब इसमें गीत होगा। ठीक है, और साथ में नाच है। गीत इसी तरह नहीं कि सिंपल कोई गाना गा रहा है, नाच के साथ गीत है इसमें। इसमें नाच की शैली, गीतात्मक नाट्य शैली है विदेशिया, और विदेशिया इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है। ठीक है, इसी से बहुत प्रसिद्ध हुए, और जहां जहां उस समय नाटक का मंचन होता था, कहा जाता है कि इसको अपार भीड़ होती थी यहाँ पे इसको देखने के लिए। बहुत लोकप्रिय हुआ, ये भोजपुरी नाटक है, ये भोजपुरी में लिखा हुआ है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता रहा। ठीक है, अगर ये भी कभी प्रश्न आ गया भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो आप भिखारी ठाकुर ये उत्तर करेंगे। ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया विदेशिया नाटक है। अब इसका विषय भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का स्टूडेंट अगर पहुंच जाता है इंटरव्यू में, तो उसे विदेशिया पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विदेशिया या भिखारी ठाकुर की जो रचना है, उसका जो मूल विषय है क्या रहा? उसका मूल विषय था प्रवासन। प्रवासन। अब देखिए मुख्य परीक्षा और निबंध, बिहार बीपीएससी में क्या है, आपको मुख्य परीक्षा में जीएस होने और निबंध होने होने ना, तो निबंध भी ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, पिछले 2 साल 5 साल 10 साल से जितनी चीजों को जान रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी चीजों का इस्तेमाल आपको करना है। जो टॉपिक आपको मिलेंगे उससे संबंधित जो बातें आपके जहन में जाएंगी, उससे मिला के उदाहरण देते हुए करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए क्या है, ये प्रवासन से संबंधित है, मतलब गांव से जो व्यक्ति रोजगार की खोज में बाहर चला जाता था। ठीक है, वो मूल विषय रहा भिखारी ठाकुर का, प्रवासन। दूसरा इनका मूल विषय था गरीबी, फिर महिला समस्या या महिला सशक्तिकरण, विशेषकर प्रवासन के बाद महिला समस्या। जैसे विदेशिया नाटक जो इनका था, इसका कहानी यह था कि एक व्यक्ति जिसकी शादी होती है और शादी के कुछ दिनों बाद जब वो देखता है कि घर परिवार चलाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, गांव में रोजगार नहीं है, पैसा नहीं अर्न कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, कलकत्ता चला जाता है। ठीक है, यही है प्रवासन। रोजगार की खोज में कहाँ चला गया वो कलकत्ता चला जाता है शहर, और जब शहर चला जाता है तो वहीं रह जाता है, वो नहीं लौट के आता। वहीं पर वो दूसरी स्त्री के साथ रहने लगता है। ठीक है, उसकी पत्नी है जो यहाँ पे इंतजार कर रही होती, उसी के पति जो दूसरा व्यक्ति जा रहा होता है, एक बटोही जा रहा होता है, उसको मिलता है, जो बोलता है हम कलकत्ता जा रहे हैं रोजगार की खोज में, तो उसकी पत्नी क्या करती है, उस बटोही को एक गीत सुनाती, और उस गीत के माध्यम से बोलती है कि मेरे पति को ये संदेश दो कि तुम्हारी पत्नी गांव में इंतजार कर रही है। वो बटोही उसको आश्वासन देता है कि हम कलकत्ता जाएंगे, उसको खोजेंगे और गांव भेजेंगे, और वो जाता है कलकत्ता, और उसके पति को खोजता है और खोज के समझाता है उसको
गांव की बात बताता है, उसकी पत्नी की बात बताता है। तो वो लड़का क्या करता है, लौट के गांव वापस चला आता है। ये कलकत्ता से वापस गांव चलाएगा। कहानी में बहुत सारी चीजें होंगी कि किसी कारणवश वो पैसा ला भी नहीं पाएगा, कमाएगा लेकिन ला नहीं पाएगा। लेकिन खैर गांव चलाया, गांव में रहने लगेगा। इसके बाद फिर क्या होगा, जो स्त्री कलकत्ता में उसके साथ रहती थी, दूसरी स्त्री रहती थी, वो अपने बच्चे के साथ गांव चली आएगी। ठीक है, आपस में विवाद होगा, लेकिन फिर लोग एक साथ रहने के लिए एग्री कर जाएगी, दोनों स्त्री और वो आदमी। इस तरह से वो नाटक खत्म होगा। ये नाटक का मूल थीम मैंने आपसे चर्चा किया। ठीक है, देखिए, तो ये जो प्रवासन की समस्या आप देख रहे हैं, उस समय भी थी रोजगार के लिए, और क्या है, आज भी उसी तरह बनी हुई है। बनी हुई है ना। आज भी अगर कोई व्यक्ति जा रहा है बाहर बिहार से रोजगार करने के लिए, तो समस्या उसमें थी, आज भी बनी हुई है। ठीक है, तो निबंध हो या जीएस के प्रश्न हो, आप बिल्कुल उदाहरण में कोट कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, कि बहुत पहले भी ये समस्या चल रही थी, हाँ भिखारी ठाकुर ने भी विदेशिया में इसको दिखाया है। और ये फिल्म्स में बहुत बार आपसे पूछा जाता है, विदेशिया क्या है, भिखारी ठाकुर का नाटक है क्या है, तो लोक नाट्य शैली है। अगर और नीचे जाएगा कैसा शैली है, तब बताएंगे गीतात्मक नाट्य शैली है। ठीक है, इसमें प्रवासन की समस्या, गरीबी की समस्या, महिला समस्या, और खासकर प्रवासन अगर पति चला गया बाहर, तो महिला को जो समस्या हो रहा है गांव में, उसको उसकी समस्या, महिला सशक्तिकरण की बात, और विदेशिया में निचली जाति से संबंधित बातों को, समस्याओं को रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, भिखारी द किंग का आयोजन, ये मैंने आपसे पूरा चर्चा कर दिया उसका विदेशिया का। आपको नया स्टूडेंट और हिंदी साहित्य का नहीं है, तो कभी इन चीजों को समझ पाएगा? एक लाइन खाली अगर पढ़िएगा तो कभी नहीं समझ पाएंगे। ना आपका रुचि बनेगा, ना आपको विदेशिया याद होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर थोड़ी सी भी कहानी आप बैकग्राउंड जान गए, तो निश्चित रूप से आप हमेशा इस बात को दिमाग में रख पाएंगे, और जहां भी मौका मिलेगा अपने उत्तर में भी डाल पाएंगे। ठीक है, आगे चले। अभी फंक्शन हुआ भिखारी द किंग, हुआ ना। अब हम करंट अफेयर्स में आ रहे हैं। भिखारी द किंग का आयोजन हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें एक व्यक्ति है लखी चंद माझी। लखी चंद माझी, ठीक है, लखी चंद माझी को निकलेंगे, लखी चंद माझी को राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट, राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, लखीमचंद माझी को। ठीक है, ये भिखारी द किंग के आयोजन में। ठीक है, उन्हें बिहार कला पुरस्कार के तहत प्रदर्श कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। प्रदर्श कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसको दिया गया, लखी चंद माझी को। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया 23 का। ठीक है, और भिखारी ठाकुर के सम्मान में छपरा में नई रंगशाला बनी है। रंगशाला मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ नाटक खेला जाता है, रंगशाला प्रेमचंद रंगशाला पटना में भी है, कालिदास रंगालय पटना में है। ठीक है, ये रंगशाला हुआ। तो छपरा में एक नया रंगशाला बना है, उसका नामकरण कर दिया गया भिखारी ठाकुर रंगशाला छपरा। अब आपसे सिंपल एक क्वेश्चन ये भी है बिहार के एग्जाम में कि भिखारी ठाकुर रंगशाला कहाँ है। ठीक है, अब देखेंगे आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपको मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, 2-4 एग्जाम दीजिएगा, बिहार का ये प्रश्न मिल जाएगा, भिखारी ठाकुर रंगशाला कहाँ है, छपरा में है। ठीक है, चलिए, अब आज बिहार से संबंधित जो चीजें हम लोग को देखनी थी, आज हम लोग देख लिया। ठीक है, अगर आप लोग 10 मिनट और रुकेंगे तो कोई एक सब्जेक्ट देखेंगे, नहीं तो यहाँ पे रोकेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं हम लोग हैं। देखिए, मेरा प्रयास होगा अभी आपसे कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन करंट अफेयर्स में हम आपके साथ जुटे, और सामान्य रूप से सैटरडे और संडे ही होगा, क्योंकि संडे को हम लोग नहीं ले पाए थे क्लास आपके साथ, इसलिए आज हम ले लिए हैं क्लास। अब सैटरडे संडे ही रखेंगे, ठीक ना। और अगले दिन प्रयास करेंगे संडे मंडे, अगले एक क्लास का अगले दिन वो यूट्यूब में चला जाए, तो यहाँ का क्लास छूट जाता है या नहीं कुछ चीज देख पाते हैं, तो वहां भी देख ले। ठीक है, और इस वीक में हालांकि हम प्रयास करेंगे शनिवार रविवार एक दिन और भी, शुक्रवार भी क्लास ले ले। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रयास ये चल रहा है, अभी हम लोग 20 दिसंबर के आसपास की घटना को देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे 20 दिसंबर तक जितनी घटनाएं चली हैं हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और जनवरी महीना में हम लोग आ गए हैं 10 तारीख तक। तो अगर इस वीक में हम लोग दिसंबर की घटना को कवर कर लेंगे, तो जल्दी ही जनवरी में एकदम अपडेट साथ में चलने लगेंगे। और वीक में 2 दिन आप मेरे साथ रहेंगे, 2 घंटा अपना देंगे, आप करंट अफेयर्स पीटी में दोनों के लिए लगभग तैयार रहेंगे। ठीक है, इतना समय निकालिए। ठीक है, फिर सब्जेक्ट वाला हम लोग देखेंगे, आपसे बात होगी तो।